गुड मॉर्निंग। आज 9th ऑफ जनवरी और आज के न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट कटिंग्स जो आपके लिए प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको लेकर मैं आर के श्रीवास्तव। आज से प्रवासी भारतीय दिवस की सम्मेलन की शुरुआत हो गई है मध्य प्रदेश में। तो आज के न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन है एडवर्टीजमेंट के रूप में आया है, लेकिन ये यहाँ से भी आपके काम की चीज़ें मिल सकती है। इनॉग्रेशन ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हो रहा है ये? पहली बात तो डेट देख लीजिए आप, 9 जनवरी। और कल इंदौर में इसका जो इस बार हो रहा है ये इंदौर में हो रहा है। इसी तरह से आप जनसत्ता की भी देखें तो वहाँ भी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। यही पूछा जाएगा आपसे कि जो प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में दो प्रश्न, एक तो कहाँ आयोजन हुआ इसका, और दूसरा चीफ गेस्ट कौन है? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली कहाँ के हैं? ये गुयाना के हैं। तो एक बार ज़रा सा यही मौका है, आप गुयाना का मैप भी देख लें, वर्ल्ड में गुयाना को थोड़ा आप लोकेट कर दें कि गुयाना कहाँ पे है। तो गुयाना यहाँ देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश जिसको बोलते हैं, लैटिन अमेरिकी देश है। और यहीं पर देखें आप, ये कैरिबियन कंट्री यहाँ पर हैं, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज कभी कभी बोल देते हैं। भारतवर्ष हमारा यहाँ पे है। तो इस तरह से नॉर्दर्न अमेरिका, तो इस तरह से थोड़ा मैप पे इसको देख लेंगे। और जो गुयाना के नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना है, वहाँ पर कोरू नामक जगह है जहाँ पर से जो स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन वहाँ पे है। तो थोड़ा सा यही बहाना है, इसी बहाने देख लेंगे आप। ठीक है, ये है गुयाना प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली अराइव्स इन इंदौर ऑन संडे टू अटेंड द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन एज चीफ गेस्ट। नाम इनका याद रखेंगे आप। देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का जो वर्ल्ड वाला पेज है वो, तो इस पेज को भी मैंने डाल दिया है सिर्फ इसलिए कि एक सेटिस्फेक्शन, एक अलग फीलिंग आए कि नहीं है हमने आज। अगर आप टाइम आपके पास नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो मेरे एंगल से पढ़ लें आप, एक नज़र आप डाल लीजिए इस पर। और इसमें से जो ग्रीन मैंने लगाया है, इसको हाईलाइट किया है, तो ये आपके काम का है। जैसे चाइना, यहाँ जीरो कोविड पॉलिसी, तो विच कंट्री अडॉप्टेड जीरो कोविड पॉलिसी? किस कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया जीरो कोविड पॉलिसी को? आंसर आपका क्या होगा? चाइना होगा। तो चाइना रीओपन्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन फाइनल फेयरवेल टू जीरो कोविड पॉलिसी। त्याग दिया जीरो कोविड पॉलिसी को, कोई फ़ायदा ज़्यादा वहाँ नहीं दिखा। मॉस्को ने दावा किया है कि भाई देखो, यूक्रेन और रसिया के बीच जो वॉर चल रहा है, तो वो डेली न्यूज़पेपर में आता है। ये कौन है? पीएम सुनक हैं, ब्रिटिश पीएम सुनक हैं। ओपन टू डिस्कसिंग नर्सेज पे हाइक्स, उनका अपना घरेलू मुद्दा है। यहाँ पर एक और है, बोट कैरिंग 185 रोहिंग्या लैंड्स इन आसेह। अब यहाँ पर देखिए आपके काम का क्या है, यहाँ पर आपके काम का दो हो गया। एक तो आसेह कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो आपका जो इंदिरा पॉइंट है उससे बमुश्किल 150 से 160 किलोमीटर के बीच की दूरी है। आसेह इंडोनेशिया का प्रांत है। और कैरी 185 रोहिंग्या, कई बार पूछा गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? म्यांमार से है। तो एक नज़र आप इस पर डाल लें ज़रूर। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ देखें आप, मेकिंग एफर्ट्स टू एक्टिवेट सार्क सेज नेपाल। सार्क को फिर से एक्टिवेट किया जाए, कौन बोल रहा है? नेपाल। अब देखिए, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो वहाँ पर जो देवा साहब थे नेपाली कांग्रेस के, तो उसकी जगह पर ये कम्युनिस्ट नेता हैं प्रचंड पुष्प कुमार दहल, और इनकी चीन से नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं। परसों ही मैंने जिक्र किया था कि पोखरा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो चाइना के सपोर्ट से बना है। तो ये सार्क को फिर से करेंगे, फिर से एक्टिवेट हो। अब यहाँ पर इंडिया का जो अप्रोच है ना, उसके अगेंस्ट यहाँ पे जा रहा है नेपाल, क्योंकि पाकिस्तान सार्क में है। इसकी वजह से सार्क ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान लगातार कश्मीर के मुद्दे को लेकर के अड़ंगे लगाता रहा था, जबकि ये साउथ एशिया एसोसिएशन है फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, लेकिन वो बायलेटरल मुद्दे को उठाता रहा था। इसलिए भारत ने सार्क को लगभग नज़रअंदाज किया है, और उसकी जगह पे भारत प्रमोट कर रहा है किसको? आप देखेंगे बिम्स्टेक को, बिम्स्टेक को। कभी इसके बारे में भी बता दूंगा मैं, कौन कौन से इसके मेंबर हैं। तो बिम्स्टेक को, लेकिन यहाँ पर नेपाल जो है ना, फिर से सार्क के बारे में वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राग अलाप रहा है। खैर, अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा आपको।
जनसत्ता की जो हेडलाइंस है, फ्रंट पेज का, दिल्ली में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है उसके बारे में, जोशीमठ से संबंधित है। और आपके कोई काम का है नहीं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा ये जोशीमठ वाला जो है वो चूँकि लगातार चर्चा में है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, जोशीमठ के बहाने आप यहाँ पर देखें तो जोशीमठ, आप उत्तराखंड के मैप को ले लेंगे तो देखें तो ज़रा सा यहाँ पर जोशीमठ कहाँ पे है। देखिए ये जोशीमठ उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये जोशीमठ, और जोशीमठ के आसपास जो आपके काम की चीज़ है, जैसे देखिए वैली ऑफ फ्लावर पूछा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ टेम्पल आप सबको पता है, चार धाम में बद्रीनाथ भी आता है, तो बद्रीनाथ हो गया। कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, केदारनाथ मंदिर है, देखिए केदारनाथ टेम्पल। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार बात, श्रीनगर, एक श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर में हमारा है, और एक श्रीनगर यहाँ पर भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। गंगा प्लेन में जो उतरती है तो कहाँ उतरती है, क्वेश्चन आता है ना आपको कि गंगा जो है वो प्लेन में उतरती है कहाँ पे, तो यहाँ पहाड़ों से बहती हुई हरिद्वार में उतरती है, प्रवेश करती है, और फिर इधर यहाँ से इधर की ओर रुख करती है। तो देखें आप इसको अच्छे से। भारत की अनाहत सिंह, ये हैं भारत की अनाहत सिंह, और बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में आक्रामक अंदाज में। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा इवेंट आपके लिए काम का नहीं है, यहाँ पर आपके लिए काम का है, पूछा जाएगा आपसे कि अनाहत सिंह, भारत की अनाहत सिंह का संबंध किस खेल स्पर्धा से है, तो आपका आंसर होगा स्क्वाश से। और देखिए स्क्वाश में अनाहत सिंह, इसके अलावा और भी आप एक दो नाम याद रख सकते हैं, जैसे सौरभ घोषाल हैं, सौरभ घोषाल, तो इनका संबंध भी किससे है? स्क्वाश से है इनका, सौरभ घोषाल का। इसके अलावा सौरभ घोषाल के अलावा आप जैसे जो कौन चिनप्पा हैं, जोशना चिनप्पा, हाँ जोशना चिनप्पा हैं, तो इनका संबंध भी किससे है? जोशना चिनप्पा, इनका संबंध भी किससे है? यानी 3 खिलाड़ियों के नाम आपने याद कर लिए, जोशना चिनप्पा, सौरभ घोषाल और ठीक है, और भारत अनाहत सिंह, तो 3 खिलाड़ी हो गए आपके, आपको जानना चाहिए। बाघों के लिए सुरक्षित नहीं रहा बाघ का प्रदेश, देखिए बाघों का प्रदेश, यहाँ पर कितने सारे प्रश्न बनेंगे आपको। बाघों का प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश, किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है? सोया स्टेट भी कहा जाता है इसको। सोया स्टेट मीन्स सोयाबीन का ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण सोया स्टेट और टाइगर स्टेट, चूँकि बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत के बाघों का प्रदेश का दर्जा बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहे मध्य प्रदेश में 2022 की गणना के अनुसार 34 बाघों की मौत हुई है, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, 2018 की गणना में कर्नाटक में 524 बाघ थे, और मध्य प्रदेश में 526 हैं। तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एक तरह से कंपटीशन है। ठीक है, तो बाघ स्टेट, इसमें कितने सारे फैक्ट्स आपके लिए हुए पीटी के लिए। बाघों का प्रदेश किसको कहा जाता है? सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? दूसरे स्थान पे कौन है? ठीक है, तो ये आपके लिए काम कर रहा है। गुजरात में जुटेंगे 68 देशों के पतंगबाज। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, कई बार पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये अहमदाबाद में होता है, इस बार भी होगा। ठीक है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य इसका थीम है। अगला, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के फरवरी में चालू होने की संभावना। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, तो ये क्या है? ये गैस पाइपलाइन है या फिर ऑयल का है? देखें तो आधिकारिक सूत्रों ने व्यवहार को जानकारी दी 130 किलोमीटर। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर लंबी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन है, ये ऑयल का है। असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये कंपनी है, और नुमालीगढ़ तो जगह का नाम आपको पता है, असम में ही है। तो इसका जो सिलीगुड़ी में प्लांट है, तो सिलीगुड़ी से ये कहाँ जाएगा? ये सिलीगुड़ी से बांग्लादेश में जाएगा ये। ठीक है, बांग्लादेश, तो ये आपके काम का है। 2018 में इस पाइपलाइन का शिलान्यास हुआ था। इसको भी मैप पे एक बार देख लेंगे आप। PM टू फ्लैग ऑफ लग्जरी गंगा क्रूज ऑन जनवरी 13। तो ये न्यूज़ पहले भी आ चुका है, बस यहाँ पर एक नई बात आई है, एक अच्छा सा आउटलाइन इन्होंने दिया है, मैप।
मैप खींचा है इन्होंने कि कहाँ से इसकी शुरुआत होगी। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी से इसकी शुरुआत होगी और किस तरह से मैप इसका दिया हुआ है, तो कैसे ये पहुँचेगा डिब्रूगढ़ तक, असम तक। तो देखें बिहार, उत्तर प्रदेश से बिहार, फिर गंगा जहाँ जहाँ से जाएगी। तो इसी बहाने आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर यहाँ तक गंगा, उसके बाद फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, पश्चिम बंगाल के बाद कुछ दिनों तक ये बांग्लादेश में ढाका को क्रॉस करते हुए फिर असम को इन करेगी और इस तरह से अपने सफ़र पे जाएगी। तो इसको ठीक से देख लेंगे आप। अगली कटिंग, प्रचंड सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है नेपाली कांग्रेस। ये किसने कहा है? ओली ने कहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाया है कि पुष्प कुमार दहर की जो नई सरकार है तो उसको विश्वास मत हासिल करने से पहले ही शेर बहादुर देवा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस उसे गिराने की तैयारी कर रही है। अब देखिए दो नाम तो आपके हो गए, नेपाल के प्रधानमंत्री अभी कौन है? नए प्रधानमंत्री बने हैं प्रचंड, पुष्प कुमार दहल कम्युनिस्ट नेता हैं ये, और शेर बहादुर देवा जो सबसे ज़्यादा सीटें इनको आई नेपाली कांग्रेस के हैं, लेकिन गठबंधन के द्वारा सरकार बनाई गई है किसकी? प्रचंड की। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा की अगुवाई वाले नेपाली कांग्रेस कुछ विदेशी शक्तियों के समर्थन से नई सरकार को विश्वास मत हासिल करने से पहले ही गिराने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहना है ओली का। तो यहाँ पर देखिए बस इस कटिंग के जरिए जो IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसको समझें आप। नेपाल के साथ किस तरह से हमारे संबंध पहले जैसे नहीं रहे। जब से वहाँ पर राजशाही खत्म हुई और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर आई है, लगातार नेपाल चाइना के नज़दीक जा रहा है। इसी क्रम में पोखरा, वहाँ पर देखिए पोखरा हवाई अड्डे पर इन्वेस्ट किया हुआ है चाइना ने। इसके अलावा अभी ये स्टेटमेंट साफ साफ कहीं ना कहीं भारत की ओर संकेत दे रहा है। भारत निश्चित रूप से चिंतित है, क्योंकि जब से ये सरकारें, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें वहाँ आई हैं, भारत विरोधी वहाँ पर जनमत एक तैयार करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो नेपाल के मैप पर जरा इसको देख लेंगे आप, पोखरा को जरा इसको देख लें। मैं यही होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि जरा पोखरा देख लेंगे। तो पोखरा कहाँ पे है? अगली कटिंग को लेते हैं हम लोग। देखिए एक और न्यूज है द हिंदू का, इंडियन नेवी साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑटोनमस आर्म बोट स्वार्म्स अंडर स्प्रिंट स्कीम। ये स्प्रिंट स्कीम क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? स्प्रिंट स्कीम क्या है? दिस इज द 50th कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्प्रिंट which aims at the development of 75 indigenous technology by the industry for the नेवी के लिए ये इस कॉन्ट्रैक्ट में जुलाई में, जो इसी साल जुलाई 2022 में स्प्रिंट की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। और इसमें स्प्रिंट के तहत कहा गया है कि जो 75 चूँकि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, तो इस मौके पे 75 स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाना है। क्या है ये? सहयोग से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकी को शामिल करना है। इस परस्पर सहयोगकारी परियोजना का नाम स्प्रिंट रखा गया है। 2022 में जिसमें इसमें उद्घाटन हुआ था, तो उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था एम्स टू इंडक्ट, क्या है स्प्रिंट? तो एम्स टू इंडक्ट एटलीस्ट 75 न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इनटू द इंडियन नेवी। किस मौके पर? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो स्प्रिंट का संबंध किससे है आप समझ गए होंगे। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत जो हुई है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हुई है, तो अभी लगातार चर्चा में है। यहाँ पर इसको भी आप एक बार देख लेंगे। ये सिर्फ मैंने डाला है, इस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। इस पर सिर्फ एक रिकॉल कर लेंगे आप। RBI हैज अनाउंस्ड इट विल इश्यू ग्रीन बॉन्ड्स, कितने का? 16,000 करोड़ रुपए का। और कितने इंस्टॉलमेंट में? 2 इंस्टॉलमेंट में। तो वही न्यूज़ है 5 साल और 10 साल के। सिर्फ मैंने इसलिए इसको दे दिया ताकि आप फिर से इसको रिकॉल कर सकें। व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स, देख लेंगे इसको आप। असेट मोनेटाइजेशन पेस स्लो। ठीक है, जो एसेट मैनेज क्या है ये? तो देखिए द टारगेट फॉर द फर्स्ट ईयर
रेदर कंफर्टेबली द सेंटर्स एम्बिशियस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कह रही है कि 2022-23 में ये मिस कर सकता है अपने टारगेट को। तो यहाँ पर ये कटिंग लगाने का मेरा उद्देश्य है कि आप एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जैसे पीएम गति शक्ति है, तो उसके पहले नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आया था 2021-22 में। इसकी घोषणा की गई थी बजट में 2021-22 में, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, और ये है क्या, एनएमपी है क्या? तो देखिए एनएमपी याद रखेंगे इसको, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसमें 2022 से 25 के बीच ये भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि 2022 से 25 के बीच का जो 4 साल है, तो इस अवधि में 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया कि 6 लाख एनएमपी के तहत टारगेट रखा गया कि 6 लाख करोड़ रुपीज मोनेटाइज करेगी भारत सरकार। कहाँ से करेगी? तो ये भारत सरकार के वैसे प्रोजेक्ट जो कि बहुत फायदेमंद नहीं रहे हैं, जो लगातार घाटे में चल रहे हैं, तो उनको ये लीज पे देगी। प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर को लीज पे देगी कुछ समय के लिए, ताकि वो प्रॉफिटेबल हो जाए, और भारत सरकार को इससे जो पैसे मिलेंगे तो वो अमाउंट रखा गया है कितना, 6 लाख करोड़। तो इस 6 लाख करोड़ का यूज भारत सरकार अपने जो बजटरी जो डेफिसिट वगैरह है उनको कम करने के लिए और अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए करेगी। अगली पॉइंट है कटिंग है, किसानों के बीच लोकप्रिय है। क्या लोकप्रिय है भाई? बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तुलना में बिहार में किसानों में बिहार राज्य फसल सहायता योजना, देखिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना ज़्यादा लोकप्रिय है। कब से इसकी शुरुआत हुई? बिहार से क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछा जाएगा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत कब से की गई? तो इसकी शुरुआत 2018 से की गई। क्या करता है? इस योजना में किसानों को बिना प्रीमियम भुगतान किए मुआवजे का प्रावधान है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू की गई, उसमें प्रीमियम देना पड़ता है किसानों को। यहाँ पर बिना प्रीमियम के ये मुआवजा मिल जाता है। तो स्वाभाविक रूप से किसानों का झुकाव इस तरफ है। ठीक है, अगली कटिंग को लेते हैं हम लोग। अगली कटिंग, अच्छा, ये इंडियन एक्सप्रेस की जो फ्रंट है ना, वो बाद में लगाया है मैंने। तो यहाँ पर वही जो जोशीमठ में हो रहा है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये फ्रंट पे दिया है इन्होंने, और ज़्यादा आपके काम का इसमें नहीं है। तो आज इतने सारे जो कटिंग्स हैं उनको हमने किया। मैं डेली एक अलग तरीका में एक तरह से कहिए तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है कि ये तरीका काफ़ी बढ़िया है आपके लिए। न सिर्फ फैक्ट्स बल्कि एक सेटिस्फेक्शन होता है आपको कि हाँ, मैंने जो इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर सबको मैंने 17 मिनट या 15 मिनट में कर लिया। और इसको आप एक अपना नोटबुक बनाते हैं, नोटबुक में इसको डेट वाइज डालते हैं। फिर मैं उससे जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उसको भी मैं डालता हूँ। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।